from ideal behavior. Deviation from ideal behavior. आइडियल गैस इक्वेशन हम जानते हैं, PV इज इक्वल टू nRT, काफ़ी पढ़ चुके हैं और काफ़ी अपना कंसेप्ट इसके ऊपर क्लियर हम कर चुके हैं, ठीक है। PV इज इक्वल टू nRT। अब ये है आइडियल गैस इक्वेशन। जो गैस इस इक्वेशन से प्रूव्ड लॉज को फॉलो करता है उस गैस को हम कहते हैं आइडियल गैस। अब आइडियल गैस का क्या मतलब बनता है? इंग्लिश का वर्ड है आइडियल गैस, ख्याली गैस। इसका मतलब अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो हम एक ख्याली पुलाव पका रहे थे। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, तीनों को कंबाइन करके गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, इससे हम जो गैसेस के लिए प्रूफ कर रहे थे अब तक जो हम पढ़ चुके हैं वो सारा का सारा ख्याली पुलाव था। कैसे ख्याली पुलाव था? देखो, सबसे पहले तो डिविएशन को समझो। इस आइडियल गैस इक्वेशन को जो गैस फॉलो करता है उस गैस को ख्याली गैस, आइडियल गैस कहते हैं। जो इसको डू नॉट फॉलो नहीं करता उसको हम कहते हैं रियल गैस। असली मर्द वो है, ठीक है, वो रियल गैस है। तो इस आइडियल बिहेवियर से रियल बिहेवियर तक आना, आइडियल गैस से निकलकर रियल गैस तक आना, इस सफर को हम कहते हैं डिविएशन। आइडियल बिहेवियर से मुंह मोड़ना, आइडियल बिहेवियर से इनकार करना, इसको हम कहते हैं डिविएशन। आइडियल बिहेवियर से गैस रियल गैस तक आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये गैस इस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता। अब सच में गैसेस जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करते, उनका बिहेवियर आइडियल बिहेवियर नहीं है, रियल बिहेवियर है, या आइडियल बिहेवियर भी हो सकता है। तो देखो, इन दो बातों को समझो। जब हमारे साथ हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, तो इस पर गैस बिहेवियर जो दिखाता है वो रियलिटी में जिस तरह उसका बिहेवियर होता है वो दिखाता है, उस गैस को हम रियल गैस कहते हैं। इस हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर डिविएशन होती है, लेकिन अगर इस प्रेशर को आप कर दो लो प्रेशर और टेम्परेचर को कर दो हाई टेम्परेचर, तो अब लो प्रेशर पर और हाई टेम्परेचर पर गैस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगा। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर मतलब गैस एक आइडियल गैस होगा। अब बॉयल्स, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ये सब लॉज इस पर फिट आएंगी, इसको ये फॉलो करेगा, ठीक है। ये दो बातें हैं, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर तो गैस रियल गैस, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर तो गैस आइडियल गैस। अब ये क्यों, इसको भी समझो। देखो, एक गैस इस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करने से इनकार हकीकत में क्यों करता है और रियल गैस का बिहेवियर दिखाता है? वो इसलिए कि जो ये लॉज हम बना चुके थे किस चीज पर, किन पोस्टुलेट्स पर, किस थ्योरी के बुनियाद पर? तो उस थ्योरी का नाम था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, KMT, जो चैप्टर के स्टार्ट में हम पढ़ चुके थे। इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो एजम्पशंस थे, जो पॉइंट्स थे, उस पॉइंट्स के बुनियाद पर बॉयल्स, चार्ल्स और एवोगाड्रोस लॉज बनी थी और उनको कंबाइन करके आइडियल गैस इक्वेशन बना था। इसका मतलब आइडियल गैस इक्वेशन इस पोस्टुलेट के बुनियाद पर बना था। और इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में दो पोस्टुलेट ऐसे थे जो कि गलत निकले। कब गलत निकले? जब लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर था। इसलिए आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करने से गैस ने इनकार कर दिया। अब वो कौन से पोस्टुलेट्स थे? देखो, आहिस्ता आहिस्ता आप समझ में आ जाएगा या सब कुछ, ठीक। नंबर 1, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में हम पढ़ चुके थे। देखो, ये है हमारे साथ एक कंटेनर, इसमें है गैस का एक मॉलिक्यूल इधर तो एक इधर, इस तरह से। वो मैं मिसाल दे चुका था ना कि एक गिलगित बल्तिस्तान में है तो दूसरा कराची में है, फासला उनके दरमियान बहुत ज्यादा है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में ये एजम्पशन, ये पोस्टुलेट लगाया था कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल
इज नेग्लिजिबल। एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ना होने के बराबर है। मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को हम काउंट ही नहीं करते, वो नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो है और दूसरे मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो है, उनके दरमियान स्पेस इतना ज़्यादा है कि उस स्पेस के मुकाबले में इनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, कुछ भी नहीं है, ना होने के बराबर है। सो इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो यहां पर जो वॉल्यूम हमने अब लगाया है, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन में, इन पॉइंट्स को गौर से देखो, ठीक है, एक सेकंड भी स्किप मत करो, अपना ध्यान डिस्ट्रैक्ट मत करो, क्योंकि आगे जाकर जो वंडर वॉल इक्वेशन हम पढ़ेंगे उसमें ये बहुत काम आने वाला है। अब ये वॉल्यूम जो है, ये वॉल्यूम हमने वो वॉल्यूम लगाया है। इस वॉल्यूम से मतलब ये है कि तमाम का तमाम गैस जो है ये फ्री वॉल्यूम है। इसमें मॉलिक्यूल के इस वॉल्यूम को हमने काउंट ही नहीं किया। क्यों काउंट नहीं किया? क्योंकि हम पास्टुलेट में पढ़ चुके थे, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पास्टुलेट में, कि मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। क्यों ना होने के बराबर है? क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फासला है वो भी तो गैस का वॉल्यूम है ना, तो वो फासला इतना ज़्यादा है कि उस फासले, उस वॉल्यूम के मद्दे मुकाबिल अगर हम मॉलिक्यूल का वॉल्यूम रख दें तो वो बहुत ही ज़्यादा छोटा आ जाता है। सो हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, इक्वेशन से लात मारकर हटा दिया, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 2 क्या था? पॉइंट नंबर 2 ये था कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल गैस स्टेट ऑफ मैटर के अंदर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कशिश की कुव्वतें हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, वो भी ना होने के बराबर है। क्यों? क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स, हर दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इतने दूर होते हैं कि उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वो एक दूसरे को रीच नहीं करता, एक दूसरे को पहुंच नहीं सकता। इसलिए इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हमने निगलेक्ट कर दिया, इसको भी लात मारकर हटा दिया, इसको भी ना होने के बराबर का ओहदा दे दिया, ठीक है। अब देखो, यहां पर हम ये नहीं सोच चुके थे कि ये दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर तब होंगे जब प्रेशर लो होगा और टेम्परेचर हाई होगा। प्रेशर लो होगा तो गैस का ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ेगा। अब टेम्परेचर हाई हो गया तो गैस का ओवरऑल वॉल्यूम और भी बढ़ जाएगा। अब गैस का वॉल्यूम इतना बढ़ गया है तो इनके दरमियान जो स्पेसेस है वो स्पेसेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं। इसलिए अब इस मॉलिक्यूल का खुद का वॉल्यूम और इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दोनों ना होने के बराबर है। तो ठीक है, इस कंडीशन पर आइडियल गैस और आइडियल गैस इक्वेशन वो फॉलो कर सकता है एक गैस। लेकिन अगर हम प्रेशर को कर दे हाई, तो प्रेशर हाई करने से तो वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो प्रेशर हाई करने से वॉल्यूम कम हो जाएगा, डिक्रीज आ जाएगा वॉल्यूम में। अब टेम्परेचर भी लो कर दिया तो टेम्परेचर को लो करने से सोने पे सुहागा, वॉल्यूम और भी कम हो जाएगा। तो हाई प्रेशर की वजह से भी वॉल्यूम लो, टेम्परेचर की वजह से वॉल्यूम और भी लो, तो आते आते वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा लो हो जाता है। अब देखो, इन दोनों मॉलिक्यूल्स को इस वॉल्यूम में मैं ड्रा कर लेता हूं, एक मॉलिक्यूल यहां पर तो एक मॉलिक्यूल यहां पर। अब देखो, इनके दरमियान जो फासला है वो इतना ज्यादा नहीं है कि जिस वजह से मैं मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को निगलेक्ट कर सकूं, ना होने के बराबर का ओहदा दे दूं। तो इसलिए ये पोस्टुलेट अब गलत हो गया जब हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर है। और चूंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत नजदीक आ चुके हैं, इसलिए इनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी अब होगा, इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए ये पोस्टुलेट भी गलत हो गया इस कंडीशंस पर, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम हो चुका है। तो मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को भी अब हम निगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये फासला इतना नहीं है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी अब इन दोनों के दरमियान होगा क्योंकि नजदीक आ चुके हैं। तो ये दोनों पोस्टुलेट जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को भी निकाल रहा था, मॉलिक्यूल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल को भी हटा रहा था, उसको भी ना होने के बराबर का ओहदा दे रहा था, ये दोनों पोस्टुलेट्स गलत साबित हो गए। और ये दोनों पोस्टुलेट गलत साबित होने की वजह से
ये आइडियल गैस इक्वेशन भी अब इस कंडीशन में फॉलो नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? तो अब जब ये फॉलो नहीं हो सकता तो इस कंडीशंस में गैस का जो बिहेवियर होता है उसको हम कहते हैं रियल गैस। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है। अच्छा, ये हुआ डिविएशन हो गई। तो ये डिविएशन एक आइडियल गैस जो डिविएशन करता है और रियलिटी में रियल गैस वाला बिहेवियर दिखाता है, तो उसके नॉन आइडियलिटी का एक्सटेंट, उसके रियलिटी का हद वो कितना है, इसको डिफाइन करने के लिए हम एक फैक्टर यूज करते हैं। उस फैक्टर को हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। किताब के अंदर मौजूद है ना कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब इसको समझ लेते हैं क्या है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। वो फैक्टर जो कि एक आइडियल गैस, जो आइडियल गैस रियल गैस में तब्दील हो रहा है, तो आइडियल अपने इस आइडियल बिहेवियर से ये कितना दूर जा रहा है, उस दूरी को नापने के लिए जो फैक्टर यूज होता है उसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इनफैक्ट ये क्या है, देखो, आइडियल गैस इक्वेशन इज इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, इस एनआरटी को मैं यहां पर ले आता हूं, ये क्या बन जाएगा, पीवी डिवाइडेड बाय एनआरटी इज इक्वल टू, यहां पर क्या बच गया, 1। यहां पर जो बच रहा है इसको हम कहते हैं Z, और Z हमको रिप्रेजेंट करवा देता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसको हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। अब इससे ये बात याद रखना कि जो बी आइडियल गैसेस हैं, बात को याद रखना, जो बी आइडियल गैसेस है, तमाम के तमाम आइडियल गैसेस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 के बराबर होगा, यूनिटी होगा, 1 होगा। अगर 1 नहीं है तो ये गैस आइडियल गैस नहीं है, ये अब आइडियल बिहेवियर से डिविएट कर रहा है, दूर जा रहा है। देखो, आपके किताब के अंदर ये ग्राफ के ऊपर भी बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन हो चुका है। यहां पर है प्रेशर और इस वाई एक्सिस पर है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पीवी डिवाइडेड बाय एनआरटी। यहां पर है 1 के नीचे भी ग्रेजुएट्स, ऊपर भी 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इस तरह से। और ये प्रेशर इस तरह से बढ़ रहा है, यहाँ 0, यहाँ 300, फिर 600, इस तरह से प्रेशर बढ़ रहा है, आपकी किताब के अंदर मौजूद है, देख लो। ठीक है, अब जब प्रेशर बहुत ही ज्यादा लो है, लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर पर आइडियल बिहेवियर फॉलो हो सकता है। इसलिए तमाम के तमाम गैसेस यहां पर है, यहां से शुरू हो जाते हैं 1, मतलब उनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 के बराबर है। 1 के बराबर है तो मतलब आइडियल गैस है। लेकिन जो ही टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, जो ही टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो ये गैसेस तमाम के तमाम 1 से डिविएट होकर डिविएशन दिखा लेते हैं। अब इनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो 1 के बराबर नहीं है। कोई 1 से चलकर 3 पर आ रुका है, कोई 1 से चलकर 4 पर आ रुका है, और कोई 1 से चलकर 2 पर आ रुका है। इस तरह से 1 से हट गए हैं। तो अब ये गैसेस जिनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 के बराबर नहीं है, या 2 है, या 3 है, या 4 है, इनको अब हम कहेंगे रियल गैसेस। और ये कब होता है, जब प्रेशर हाई हो जाता है। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि जितना हम इन गैसेस का टेम्परेचर हाई करते जाए तो ये पॉइंट वापस से नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर पर आइडियल बिहेवियर वापस से फॉलो हो जाता है। तो वहां पर आपके किताब के अंदर ग्राफ दिया गया है, जरा चेकआउट कर लो। ठीक है, तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा ये पॉइंट नीचे आएगा 1 की तरफ, और वेरी हाई टेम्परेचर पर ये पॉइंट 1 पर ही आ जाएगा, यूनिटी हो जाएगा, मतलब वापस से आइडियल गैस बन जाएगा। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी वो फैक्टर है जो कि एक गैस को दिखाता है, ये गैस का आइडियल बिहेवियर है। ये एक गैस है, इस पॉइंट पर ये आइडियल बिहेवियर दिखाता है। तो इस आइडियल बिहेवियर से हटकर रियल बिहेवियर तक जाने में इसने कितना फासला तय किया है, इस फासले को दिखाना काम है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमको यही फासला दिखाता है। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर तमाम आइडियल गैसेस के लिए 1 है। जो गैस 1 से जितना आगे चला गया है उतना ही वो आइडियल बिहेवियर से डिविएट हो चुका है, उतना ही उसके अंदर नॉन आइडियलिटी रियलिटी वो मौजूद है, जितना 1 से आगे चला जा चुका है। फॉर एग्जांपल, एक गैस
का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 4 है, दूसरे का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 3 है। तो इनमें से ज्यादा रियल गैस कौन सा है? 4 वाला, क्योंकि ये 1 से बहुत दूर चला जा चुका है। 4 - 1 = 3 और 3 - 1 = 2। तो ये 4 वाला ज्यादा रियल है, ये 1 से ज्यादा फासला तय करके दूर चला गया है। बात समझ में आ रही है? ये हुआ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब इसको देख लो, एक नज़र दौड़ाओ इसके ऊपर, और इसके बाद कर लेते हैं वान डर वाल इक्वेशन। इसको करेक्ट करने के लिए वान डर वाल ने जो इक्वेशन बनाया था वो कर लेते हैं, ठीक है। वान डर वाल्स करेक्शन, वान डर वाल इक्वेशन भी कह सकते हो। अब वान डर वाल इक्वेशन पढ़ेंगे। पीवी = nRT, तो आइडियल बिहेवियर को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए अब जो हम पढ़ेंगे वो वान डर वाल्स करेक्शन होगा, वान डर वाल का इक्वेशन होगा, ठीक। अब देखो गलती कहां पर आ रही थी। एक तो ये वॉल्यूम जो था ये सरासर तमाम का तमाम फ्री वॉल्यूम था, इसमें मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को काउंट नहीं किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले करेक्शन करना है वॉल्यूम का। नंबर 1 वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम करेक्शन क्या है? वॉल्यूम करेक्शन ये है कि ये तमाम का तमाम वॉल्यूम आइडियल गैस में, चूंकि मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को हम निगलेक्ट कर चुके थे, मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को निगलेक्ट कर चुके थे, ना होने के बराबर कर चुके थे, तो इसलिए ये वॉल्यूम फ्री वॉल्यूम था। लेकिन अब आइडियल बिहेवियर से जब डिविएशन गैस ने दिखाई, अब हम कहते हैं कि नहीं, टोटल वॉल्यूम जो है, टोटल वॉल्यूम वो बराबर होगा इस फ्री वॉल्यूम से जब हम माइनस कर दे इस मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को अगर हम फ्री वॉल्यूम से माइनस कर दे तो पीछे जो बच जाता है वो हमारे साथ वो तमाम का तमाम फ्री वॉल्यूम बच जाता है, ठीक है। ये ठीक कर दिया मैंने, या थोड़ी सी गलती तो हो गई। गलती ये है कि ये प्लस साइन है, ठीक है। इस तरह से देखो, ये तमाम का तमाम फ्री वॉल्यूम है। इस फ्री वॉल्यूम के साथ जब हम मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को जमा कर दे, फ्री वॉल्यूम के साथ मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को जमा कर दे, इसको हम कहेंगे टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम फ्री वॉल्यूम नहीं होगा, क्योंकि अब मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल नहीं है। तो इस फ्री वॉल्यूम के साथ ये बीच बीच में जो फ्री वॉल्यूम है, इसके साथ मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को भी जमा करेंगे, तब जाके टोटल वॉल्यूम बनेगा, ठीक है। यहां पर जो हम दिखा रहे थे वो तमाम का तमाम फ्री वॉल्यूम था। अब इस फ्री वॉल्यूम को हम रिप्लेस करेंगे। फ्री वॉल्यूम के लिए फ्री वॉल्यूम का वैल्यू अब लगाएंगे। वो किस तरह से लगाएंगे? वो इस तरह से लगाएंगे। देखो, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ वी से, कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये फ्री वॉल्यूम, अच्छा इसको लिख लेता हूं एक बार फिर, V = वॉल्यूम फ्री माइनस बी, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। फ्री वॉल्यूम को निकाल लेता हूं, वॉल्यूम फ्री = ये प्लस है, सॉरी, V, इसको B को इस तरफ ले आता हूं तो -B बन जाएगा। तो वॉल्यूम फ्री जो है वो है V - B, ठीक है। अब यहां पर इस फ्री वॉल्यूम की जगह, V की जगह हम V - B लगाएंगे। टोटल वॉल्यूम से अगर हम मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को माइनस कर दे तो पीछे रह जाता है फ्री वॉल्यूम। इसका मतलब टोटल वॉल्यूम फ्री वॉल्यूम नहीं है, मॉलिक्यूल का भी वॉल्यूम है, ठीक। अच्छा, ये हुआ पॉइंट नंबर 1, वॉल्यूम का करेक्शन। पॉइंट नंबर 2 वो है प्रेशर करेक्शन। अब आप बोलोगे कि प्रेशर में कहां पर गलती आ गई थी? प्रेशर में भी गलती आ गई थी। क्यों? क्योंकि देखो, यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम नेग्लेक्ट कर चुके थे, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनडायरेक्टली या डायरेक्टली प्रेशर पर असर डालता है। किस तरह से? इस तरह से। इस डायग्राम को एक बार फिर देखो, ये मॉलिक्यूल है, ये फ्रीली मूवमेंट कर रहा है। जब ये इस कंटेनर, ये मॉलिक्यूल
कंटेनर के इस दीवार के साथ टक्कर मारेगा तो इस पर अप्लाई करेगा प्रेशर, ठीक है। अब वो जो प्रेशर है उस प्रेशर को हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं, यहां पर लिख लेता हूं, ठीक है। उसको हम कहते हैं प्रेशर आइडियल, पूरे का पूरा आइडियल प्रेशर जो हम समझ चुके थे आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करते हुए, ठीक है। लेकिन वो हम तब समझ चुके थे जब हम ये कह रहे थे कि इसके पीछे जो वॉल्यूम है ये इसके साथ कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं रखता, तब हम ये कह चुके थे। लेकिन जब यहां पर मॉलिक्यूल है और आइडियल गैस से डिविएशन हो गई, अब हम समझ चुके हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जब है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो अब देखो ये मॉलिक्यूल जिस स्पीड से आगे जा रहा है तो पीछे से तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अप्लाई हो रहा है इस मॉलिक्यूल की वजह से, तो ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के स्पीड को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से स्लो कर देता है। तो इसलिए अब ये जिस प्रेशर से यहां पर आएगा वो प्रेशर इतना नहीं होगा जितना हम समझ चुके थे, मतलब उस प्रेशर में अब कमी आएगी। क्यों? क्योंकि अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो इसके स्पीड को स्लो कर देगा, स्लो डाउन कर देगा, तो ये प्रेशर उतना प्रेशर अब नहीं होगा जो हम आइडियली समझ चुके थे। इसलिए अब इस प्रेशर में कमी आएगी। कितनी कमी आएगी उस कमी को हम डिनोट करते हैं P डैश से। सो आइडियल प्रेशर से हम P डैश को माइनस कर देंगे, तब जाके हमको टोटल प्रेशर मिलेगा। इसलिए हम यहां पर कह सकते हैं कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू आइडियल प्रेशर माइनस डिक्रीज्ड प्रेशर। प्रेशर में जो कमी आ रही है उस कमी को आइडियल प्रेशर से माइनस कर दो तो टोटल प्रेशर आपको मिल जाएगा। और यहां पर जो हम लगा चुके थे वो था आइडियल प्रेशर, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमने काउंट ही नहीं किया था। हम बोल रहे थे कि ये मॉलिक्यूल कुल सांड की तरह आगे जा रहा है, जितने तेजी के साथ टक्कर मारेगा वो तमाम का तमाम फ्री प्रेशर है। लेकिन अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आ गया, अब सांड खुला नहीं है, रस्सी से बन चुका है, तो अब इतने स्पीड के साथ नहीं जा सकता। स्पीड में कमी आएगी तो प्रेशर में कमी आएगी। प्रेशर में कमी कितनी आएगी? तो आइडियल प्रेशर से हमने जो कमी आ रही है उसको माइनस कर दी, अब वो टोटल प्रेशर बन गया, ठीक है। अब यहां है आइडियल प्रेशर, तो हमको आइडियल प्रेशर की वैल्यू लगानी है, इसलिए हम कर लेंगे इसको यू, पी आई इज इक्वल टू पी अपनी जगह, पी डैश को इस तरफ ले आएंगे तो ये पी प्लस पी डैश बन जाएगा, ठीक है। अब पी डैश की भी वैल्यू निकालनी है। पी डैश की किस तरह से वैल्यू निकालनी है? देखो हमको पता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, और हमको ये भी पता है कि कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा प्रेशर ज्यादा होगा, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। कंसंट्रेशन वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा कंसंट्रेशन कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब प्रेशर डिपेंड करता है, ये है मॉलिक्यूल ए, ये है मॉलिक्यूल बी। प्रेशर डिपेंड करता है इसके कंसंट्रेशन पे भी, इसके कंसंट्रेशन पे भी, तो दो कंसंट्रेशन हो गए। एक कंसंट्रेशन ए का हो गया तो दूसरा कंसंट्रेशन बी का हो गया, और दोनों इनवर्सली रिलेटेड है वॉल्यूम को। इस स्टेप को गौर के साथ सुनो, ये स्टेप आपके किताब में नहीं दिया गया है, नोट्स में नहीं दिया गया है, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इसलिए आपको लेक्चर के बगैर समझ में नहीं आएगा कि ये किस तरह से इस स्टेप से आगे चला गया। देखो गौर के साथ सुनो, ठीक है। कंसंट्रेशन ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, कंसंट्रेशन बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इट्स वॉल्यूम। Pressure is directly proportional to the concentration of A as well as the concentration of B, concentration of AB। तो इस concentration AB को अगर हम combine करें concentration AB को, ये बन जाएगा inversely proportional to the V square। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि pressure is inversely concentration AB की जगह हम इसकी वैल्यू लगाएंगे, pressure dash is inversely proportional to the V square। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम हटाएंगे तो ये बन जाएगा P इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई V स्क्वायर। ए कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है। वॉल्यूम प्रेशर के करेक्शन के लिए A जो है ये कोफिशिएंट यूज होता है, कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन इसको हम कहते हैं, ठीक है, अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम। और एक पार्टिकुलर रियल गैस के लिए कांस्टेंट भी होता है। तो अब P की वैल्यू क्या आ गई? P डैश की जो कमी आ रही है वो है A डिवाइडेड बाय V स्क्वायर। तो ये स्टेप अब
आपके किताब में डायरेक्ट किया गया है, पी आई इज इक्वल टू पी प्लस ए ओवर वी स्क्वायर, इस तरह से दिखाया गया है। ये है आइडियल प्रेशर की वैल्यू, ये है वॉल्यूम की वैल्यू, फ्री वॉल्यूम की वैल्यू। यहां पर आइडियल प्रेशर और फ्री वॉल्यूम हम लगा चुके थे, इसलिए यहां पर अब ये करेक्शन करना पड़ेगा। P की जगह हम P की वैल्यू लगा देंगे P प्लस ए ओवर वी स्क्वायर, और V की जगह हम V की वैल्यू लगा देंगे जो कि है V माइनस बी, और आगे RT जो है अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस में हो तो RT लगाएंगे क्योंकि मोल 1 होगा। तो अब ये जो बन रहा है इसको हम कहते हैं वान डर वाल इक्वेशन, वान डर वाल करेक्शन से जो बन रहा है इसको हम कहते हैं वान डर वाल्स इक्वेशन। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है तो नंबर ऑफ मोल्स यहां पर भी होंगे, नंबर ऑफ मोल्स यहां पर भी होंगे, नंबर ऑफ मोल्स यहां पर भी होंगे, ये तमाम के तमाम नंबर ऑफ मोल्स लगाएंगे तो ये बन जाएगा वान डर वाल्स इक्वेशन। आउट ऑफ द स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है। यहां पर n के ऊपर स्क्वायर है, किताब के अंदर देख लो, n के ऊपर यहां पर स्क्वायर है। ये स्क्वायर कहां से आ रहा है? ये इस v स्क्वायर के साथ आ रहा है जो यहां पर मैं समझा चुका हूं। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब v और v नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, v इकट्ठे होकर v स्क्वायर बना रहा है, तो इसी तरह से n और n भी मिलकर n स्क्वायर ही बनाएगा। तो स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, 1 नहीं होगा तो n लगाना होगा, तो यहां पर जो n लगेगा उसके साथ स्क्वायर होगा, यहां पर जो n होगा यहां पर n होगा, उनके साथ स्क्वायर नहीं है, ठीक। ये बन रहा है वान डर वाल इक्वेशन। समझ में आ गया या नहीं? तो अब पढ़ लो इसको, प्रैक्टिस कर लो इसके ऊपर।